नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन चक्र पे बात करेंगे। ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे जीव मंडल में क्या महत्व है, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। श्वसन में सहायक है, जीवन को आश्रय देती है, जीवन इसी से पॉसिबल है। इसके विचरण से ही जीवमंडल के जो अन्य तत्व हैं वो भी गति करते हैं। रासायनिक दृष्टि से ऑक्सीजन बहुत एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, मतलब कि दूसरे जो भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनसे जल्दी ही अभिक्रिया कर लेती है और जीवमंडल के अधिकांश तत्व ऐसे हैं जिनके साथ ये रिएक्शन कर पाती है, उनसे मिल पाती है। जीवित जीवों के जो समस्त अणु होते हैं उनका 70% भाग का जो निर्माण है वो ऑक्सीजन से ही होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, प्रोटीन के, इनके सबके फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे वायुमंडल का 21% भाग, 21% भाग ऑक्सीजन से बना हुआ है। कल हमने चर्चा की थी 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। कार्बन साइकिल में 0.03% है। ये चट्टानों में और जल में ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है और इसके अलावा कार्बोनेट के रूप में भी ये पाई जाती है। प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके दौरान ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जीवमंडल में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन साइकिल हमें वैसे बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन वास्तव में ये काफ़ी जटिल होता है। इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन के कई रासायनिक फॉर्म होते हैं, जैसे आणविक ऑक्सीजन, जिसे हम O2 के रूप में जानते हैं, जल H2O है, ऑक्साइड हैं, डिफरेंट हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड, कार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। वैज्ञानिकों का विचार है कि वायुमंडल का जब विकास हो रहा था तो उसके प्रारंभिक चरण में जो मुक्त ऑक्सीजन है वो विद्यमान नहीं थी। आणविक ऑक्सीजन का या मुक्त ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीव हैं उनके विकास के बाद ही हुआ था। पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उसका वायुमंडल में डिफरेंट मार्गों से संचरण होता रहता है। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि ऑक्सीजन का लगभग 2000 वर्षों के बाद फिर से चक्रण होता है, जिसका अर्थ ये है कि ऑक्सीजन का वायुमंडल में जो रेजिडेंस टाइम है, जिसे हम निवास समय कहते हैं, वो लगभग 2000 वर्ष है, जो कि कार्बन का जो निवास समय है 300 वर्ष, उससे बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन का अगर, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का अगर एक बार चक्रण हो जाता है तो उसका जब पुनः चक्रण के लिए वो उपलब्ध होगी, पुनः संचरण के लिए उपलब्ध होगी, वो समय आएगा 2000 वर्षों के बाद में। जबकि पौधों और जंतुओं के द्वारा जो निर्मुक्त कार्बन होता है वो केवल 300 वर्ष के बाद ही पौधों और जंतुओं को उपयोग के लिए पुनः उपलब्ध हो जाता है। मतलब उसका एक पूरा साइकिल 300 वर्ष में पूरा हो जाता है। अल्प मात्रा में खनिजों का जो ऑक्साइड है उसमें कमी होने से ऑक्सीजन पैदा होती है। इन प्रक्रियाओं से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से या ऑक्साइड में कमी होने से जो ऑक्सीजन बनती है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार में प्रवेश कर जाती है। कुछ ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से भी होता है। ये जो वायुमंडलीय भंडार है ऑक्सीजन का, उसका प्रयोग स्थल और जल में रहने वाले जीव जो होते हैं वो श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। वो चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो प्लांट्स हों, पेड़ पौधे हों, प्लांट्स हों या जो जीव जंतु हों, सभी श्वसन की क्रिया के दौरान इस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा लकड़ी, जैव ईंधन जो है, कोयला है, खनिज तेल है, इनका जब हम दहन करते हैं, इनको जलाते हैं, तो भी ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। कुछ वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है वो जल के साथ में बह करके समुद्र में चली जाती है और वहाँ समुद्र में अवसाद से मिल जाती है और बहुत लंबे समय तक वहाँ पे बनी रहती है। तो ये मोटा मोटी अपना ऑक्सीजन चक्र है। जो चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे मैंने ध्यान देने होंगे कि ऑक्सीजन का जो रेजिडेंस टाइम है, निवास समय है, वो बहुत लंबा है, 2000 वर्ष के आसपास है, जो कि कार्बन का मात्र 300 वर्ष है। इस चित्र के माध्यम से हम ऑक्सीजन साइकिल को और डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो वायुमंडल में लगभग जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी आती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनके माध्यम से आती है, चाहे वो भूमि पे रहने वाले प्लांट्स हो या समुद्र में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स, कोई भी हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उससे ऑक्सीजन जनरेट होती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन है, मैंने लगभग शब्द इस्तेमाल किया था, वो बनती है जब सूर्य की जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो जल को तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तब कुछ मात्रा में आणविक ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब जो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन है, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि काफ़ी रिएक्टिव होती है, रासायनिक रूप से काफ़ी सक्रिय होती है, वो विभिन्न रूपों में जल के साथ में घुल करके या सतह पे मौजूद जो भी चट्टाने हैं, जो भी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ऑक्सीजन क्रिया कर सकती है, उनके साथ में जुड़ करके ऑक्सीजन धरातल पे पहुंच जाती है। अब महासागर में ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल की जाती है एनिमल्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, आग जलाने के दौरान, अपघटन जब होता है, विघटन जब होता है, उस समय जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है मेटल्स की, धातुओं की, उसके दौरान काफ़ी यूज किया जाता है। और मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होती है वो स्टोर कर ली जाती है धातु ऑक्साइड के रूप में, खनिज ऑक्साइड्स के रूप में। अर्थ का जो क्रस्ट और मेंटल वाला जो भाग होता है वहाँ पे, जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, वहाँ पे ये स्टोर हो जाती है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है जो ऑक्साइड्स के रूप में बदल जाती है, खनिज ऑक्साइड्स के रूप में, वो यूज के लिए, उपयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती बहुत लंबे समय तक। जब इस लिथोस्फीयर का काफ़ी अधिक मात्रा में अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, तब ये अगर धरातल के ऊपर आता है, तब कुछ मात्रा में इससे ऑक्सीजन रिलीज हो पाती है। इस पिक्चर में और इसको अपन डिटेल में देख सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन चक्र को जल चक्र के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, क्योंकि मेनली ये जल के रूप में ही इसका संचरण होता है। ये वायुमंडल ये जल है जिसका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, बादल बनते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है। ये जल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा इनटेक कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है इस रूप में ऑक्सीजन। ये हाफ साइकिल यहाँ पे हुआ है। दूसरा, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्लांट्स के द्वारा इनटेक कर लिया जाता है, प्लांट्स तक पहुंच चुका है। उसके बाद हम कार्बन साइकिल आगे बढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन भी उसके साथ में ही हर पोषण स्तर पे आगे बढ़ती रहती है। ये है एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय मुक्त ऑक्सीजन, जिसका चेंज हो जाता है हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके, ये H2O में बदल जाती है। और इसका डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको होने में इसका यूज कर लिया जाता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन का। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जीव जंतु या प्लांट्स जो हैं वो श्वसन की क्रिया के दौरान
इसका यूज कर लेते हैं। प्लांट्स का और एनिमल्स का जो अपघटन होता है उसमें ऑक्सीजन काम में आ जाती है, प्लस जो भी जैव भार है उसको दहन करने में ऑक्सीजन काम में आ जाती है, प्लस हम जो भी जीवाश्म ईंधन जलाते हैं उसको जलाने में भी ऑक्सीजन का प्रयोग कर लिया जाता है। और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का प्रयोग होता है उसके बाद उत्पाद के रूप में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वातावरण में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन मेनली जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसके माध्यम से वातावरण में जाती है, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन्स हो जो कि सागरीय वनस्पति हैं, और चाहे वो धरातलीय प्लांट्स हों, पौधे हों, उनसे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से रिलीज होता है। एक तरीका और है जो मुक्त ऑक्सीजन है उसके रिलीज होने का, जो चट्टानें हैं जिनमें अवसाद के रूप में हमने पिछले उसमें चित्र में देखा था ऑक्सीजन जमा हो जाती है, उसका जब अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, तो उस समय भी डीऑक्सीडेशन होने से, जिसको डीऑक्सीकरण बोलते हैं, उसके माध्यम से भी आणविक ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होती है। जल का हम सब जानते ही हैं, जब महासागरीय जो जल होता है उसका वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन जो होता है, उस समय जल वातावरण में पहुंचता है। तो मेनली हमने यहाँ पे 3 फॉर्म की चर्चा की है। आणविक ऑक्सीजन कार्बन के साथ में संयुक्त रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, प्लस हाइड्रोजन के साथ संयुक्त रूप में जल के रूप में। तो ये है अपना जल चक्र। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।